हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी के बारे में देखा था कि वर्क होता क्या था, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, और पोटेंशियल एनर्जी के सब टाइप्स देख रहे थे, जिसके अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स के जो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स पर अगेंस्ट द काम कर रहे थे, उसके चलते एनर्जी कुछ कंजर्व हो, एनर्जी कुछ उसमें स्टोर हो रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी होता था। आज हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग के चलते, जैसे स्प्रिंग को जैसे हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होता है। और इन सबों के अलावा हमने एक चीज़ डिस्कवर किया था, जो कि मैंने अभी आपको आगे बताऊंगा, कि कंजर्वेटिव फोर्स राउंड ट्रिप के लिए वर्क डन उसका 0 होता है। तो वो जो हम कंजर्वेटिव फोर्स के चलते जो हम अगेंस्ट द फोर्स अगर हम काम करते हैं, तो वो जो एनर्जी स्टोर होता है इस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हमने बताया था कि जैसे पेन है, इसको आप धीरे 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 ऊपर लेकर आइए, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी हम काम कर रहे हैं, तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें जो वर्क डन कर रहे हो किस में स्टोर होते जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। वैसे ही स्प्रिंग का था बात कि सपोज कि अगर आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और कोई स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हैं, तो व्हेन अ मोमेंट यू रिलीज, so it having some kinetic energy, means whatever the attached with the block or bob anything else, और कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके चलते वो एक ऐसा पंच देगा। तो जो हम कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग इटसेल्फ, स्प्रिंग की बात करते हैं, वो छोड़ दें, अगर अभी कर रखे तो इसका मोशन में नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने छोड़ा तो एनर्जी निकला। तो इसको एनर्जी कौन दिया? ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज के चलते ऐसा हुआ। तो इसमें हमने डिटेल्ड में बहुत सारा चीज़ देख रखा था। तो अब हम आपको स्प्रिंग के बारे में के तरफ ले के चलते हैं, जो कि थोड़ा बहुत पहले भी आपको बता रखा है कि स्प्रिंग फोर्स होता क्या था, F = -kx। कभी भी हम अगर उसको स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स एक जनरेट होने लगता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, कि जिधर आप फोर्स लगाते हैं उसमें। एक तो वो है। दूसरा कि एक तो ये इसका स्प्रिंग फोर्स ऐसे काम करता है, और वहाँ पर हमने देखा था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है F = -kx, वो वेरिएबल नेचर का होता है, तो जिसके चलते हम वर्क डन उसमें जो जानते थे हाफ kx²। तो आइए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि अगर कंप्रेस करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो उसमें एनर्जी का क्या लेना देना होगा, या वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। तो पिछले लेक्चर में भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया था, तो मैं इसको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, तो आपको 5 मिनट के लिए, तो आप अगले जो क्वेश्चंस उसमें आएंगे तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। देखिए, इसमें यह था बच्चों कि अगर कोई चलो एक बड़ा सा एक सिस्टम ही ले लेते हैं ऐसा। ये ब्लॉक, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, अपने नेचुरल लेंथ पर है, और सपोज उसका मास m है। फिर उसको अगर आप स्ट्रेच थोड़ा अगर करते हैं, m, तो ऑब्वियसली ये वाला पोजीशन कौन सा है, स्ट्रेच्ड, ऐसा। तो जब यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस से x ले लीजिए। दूसरा ये ऐसा है, x, तो स्ट्रेच्ड है, ये नेचुरल इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये क्या है, कंप्रेस्ड, ऐसा। तो देखिए, जब भी हम इसको यहाँ से अगर हम खींच रहे होंगे, ऐसा पुल अगर हम कर रहे होंगे, इस तरह से इसको अगर पुल कर रहे होंगे कुछ फोर्स से, F से, तो एक ये होगा ए पोजीशन। और जब हम इसको पुश कर रहे होंगे तो ये वाला पोजीशन, कंप्रेस्ड वाला। तो अभी जैसे हम आपको पीछे भी बताया था, एक बार मैं फटाफट दिखा दे रहा हूँ कि जो फोर्स होता था -kx होता था, और इसके चलते जो वर्क डन आता था F.dx विथ निगेटिव, तो निगेटिव ऑफ
माइनस के एक्स, क्योंकि एफ माइनस के एक्स है तो अब इसको ऐसा सोच लीजिएगा, नेगेटिव पहले नहीं आया, मतलब फोर्स रखने के बाद आया है ऐसा, तो माइनस के एक्स और डी एक्स। तो इसको जब एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल करेंगे तो यहाँ से माइनस को ऐसा रख लीजिए 1/2 1/2 एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये ऐसा वर्क डन के लिए होगा। अब आप इमेजिन करिए कि अब आपका x इक्वल टू 0 ये है और x इक्वल टू फाइनली ये जा रहा है, एक तो ये है x इक्वल टू फाइनल में x है और यहाँ पर x फाइनल इक्वल टू है। दो अलग अलग पोजीशन है। वेन एवर एक्स इनिशियल x का वैल्यू 0 है और x फाइनल जब x का वैल्यू इतना है और x का वैल्यू x फाइनल इज नॉट 0 इज x इक्विलिब्रियम इज 0 है, इस तरह का है। तो ये क्या होगा इसका वर्क डन। अच्छा, इसके बारे में इंक्वायरी करने के बाद, अच्छा f इक्वल टू 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, तो ऐसा काम कर ही रहा है, लेकिन फोर्स के जरा आरती उतार लें कि ये फोर्स क्या कर रहा है, मतलब इसका जो वेरिएशन है f वर्सेस x में ये कैसा होगा। तो इसका आप देखेंगे कुछ इस तरह का होगा कि अगर x का वैल्यू अगर निगेटिव है तो x ये आपका फोर्स ये कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब कैसे वेरिएबल है, लीनियरली वेरिएबल है कहने का मतलब है। और जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर आपका फोर्स का वैल्यू निगेटिव होगा। तो x और यहाँ पर फोर्स का ये ऐसा है, ठीक है। और इसका एरिया आप कहीं से भी लेंगे तो वर्क डन मिलेगा, वर्क डन ऐसा। तो जब स्प्रिंग फोर्स को जब आप ऐसा कुछ निकालेंगे तो एक ऐसा वर्क डन देगा 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, इस तरह का। तो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स आई का वैल्यू इसमें 0 है और फाइनल पोजीशन एक्स है। तो जब यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, -12 के एक्स स्क्वायर। तो हम अगर मतलब ये इस वाले पोजीशन के लिए, ये समझ में आया होगा, कल भी इस पर चर्चा किए थे कि इस पर हम क्या करें कि एक्स आई का वैल्यू इस 0 है और एक्स फाइनल हमारा एक्स है। तो वर्क डन कितना होगा, अगर वहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो -12 के एक्स स्क्वायर। तो हमें के एक्स स्क्वायर तो पता है, आपको मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ इस निगेटिव का क्या रोल है। तो बेसिकली हम यहाँ निगेटिव का रोल है कैसे है कि जैसे हम उसको अगेंस्ट द उसको खींच रहे होंगे, तो अगेंस्ट द काम कर रहे होंगे या अगेंस्ट उसको पुलिंग ऐसा कर रहे होंगे, तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट लग रहा होगा, तो हम रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई वर्क डन इसका निगेटिव होगा। अच्छा, जब हम दूसरे को पोजीशन में कि जब उसको कंप्रेस भी किया जा रहा होगा तो उसमें क्या हो रहा होगा, हम रिस्टोरिंग फोर्स के चलते उसका अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तब भी उसमें -12 के एक्स स्क्वायर होगा। आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू 0 है और एक्स फाइनल इक्वल टू इतना है, ठीक। तो वहाँ से आप देखेंगे कि -12 के एक्स स्क्वायर उन दोनों केस के लिए होगा। तो दो केसेस समझ में आया यहाँ से। यहाँ से ऐसा, तो आप देखो इसको ऐसा टेबलाइज कर देते हैं कि x इनिशियल अगर ऐसा है और x फाइनल अगर ऐसा है, और इसमें एक एक पोजीशन देख लेते हैं। छः तो लेते हैं, आगे और देखते हैं कि होगा तो देखा जाएगा। और यहाँ पर वर्क डन का देख लेते हैं, और ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, W इक्वल टू -1/2 के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जैसे फर्स्ट पोजीशन है कि वो उसको आप इक्विलिब्रियम कह लीजिए, इक्विलिब्रियम से अगर फाइनली अगर कम स्ट्रेच्ड पोजीशन पर है तब उसमें क्या होगा, वर्क डन -12 के एक्स स्क्वायर। ये दोनों तो हमने देखा था अभी कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से है से कंप्रेस्ड अगर हो रहा होगा तब भी -12 के एक्स स्क्वायर होगा। ये दोनों तो क्वाइट क्लियर है, क्योंकि इसमें आपने देखा था कि एक्स इनिशियली हम इक्विलिब्रियम पे थे और स्ट्रेच कर रहे थे या कंप्रेस कर रहे थे। तो वो ऐसा कन्फ्यूजन मत पालिएगा, मैं पिछले क्लास में भी आपको समझाया था कि जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो -12 के एक्स स्क्वायर हो रहा है, सॉरी मैं जब स्ट्रेच कर रहा हूँ तो -12 के एक्स स्क्वायर हो रहा है, और जब कंप्रेस करूँ तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो निगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए, ये ऐसा कन्फ्यूजन, ऐसा ज्ञान की प्राप्ति आपको एग्जाम के टाइम पे तो बहुत ही होता है। तो इसी चलते इस बात को वहाँ से निकाल दीजिए कि आप स्ट्रेच करिए फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन या कंप्रेस्ड करिए फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट विल बी गिव -12 के एक्स स्क्वायर, वर्क डन।
वर्क डन आपका माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा कि जब इसका उल्टा कर दे कि अगर मान लो कि आप स्ट्रेच्ड पोजीशन पे इसको खींच के लाएं और यहाँ से अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसको लेके आए तो क्या होगा? ऑलरेडी जब आप खींचे हुए हो और छोड़ दो तो आपने तो कोई वर्क ही नहीं किया या अगेंस्ट कुछ हमें फोर्स लगाना ही नहीं पड़ा, वो अपने आप ही निकल गया। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो माइनस वाला जो वैल्यू है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। तो कहें कि सर मज़ा नहीं आया, आइए एनालिटिकल दिखा देते हैं। वहाँ पर क्या था कि एक्स फाइनल के लिए वहाँ से जब स्टार्ट हुआ होगा तो उसका पोजीशन इसको 0 ले लेते हैं और फाइनली कहाँ पर आ रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 ऐसा है। तो यहाँ से देखिए 1/2 और के ऑफ फोर्स रहेगा तो 1/2 के और माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल गिव द हाफ के एक्स स्क्वायर देगा क्या? तो हाफ के एक्स स्क्वायर देगा। ठीक, अब उसका अगर कंप्रेस्ड पोजीशन अगर है, से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अगर आना हो तो कितना वर्क डन करेगा? तब भी वही काम करेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी अगर कंप्रेस्ड है, मतलब इधर से ऑलरेडी यहाँ से कंप्रेस्ड है और छोड़ दो तो यहाँ तक आने में कितना वर्क करेगा? प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर करेगा, है ना? समझ में आया बात कि आप अपने कोई कुछ काम नहीं किया, मतलब आपने बस उसको छोड़ा, स्प्रिंग अपने आप वहाँ तक स्ट्रेच हो गया। और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि आपने कोई काम नहीं किया, तो क्या होगा कि जितना आप कंप्रेस किए तो स्ट्रेच, मतलब जब वो छूट कर जाएगा तो इक्विलिब्रियम पर आएगा और तो यहीं पे तो नहीं रहेगा, वो आगे की तरफ और निकल जाएगा तो यहाँ तक होगा। तो उसमें भी मैं दिखाता हूँ कि जब यहाँ से यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर वो खींचेगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो वही चीज़ बताने वाला था कि जो कोई काम नहीं करेगा, जो बार बार मैं बोल रहा था वो इसके लिए बोल रहा था। तो ये कंप्रेस से जब इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब सोचिए कि जब कंप्रेस्ड है टू स्ट्रेच पोजीशन पे आ रहा होगा तब उसमें 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब आप करेंगे जहाँ से है, मान लीजिए कि x इक्वल टू 0 पर उसके लिए देख रहे हैं, फाइनली 0 है या इनिशियली 0 है और फाइनल भी कितना हो रहा है? x का स्ट्रेच हो रहा है, x कंप्रेस है और x स्ट्रेच हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। तो 0 हो गया। और दूसरा आप सोचिए कि स्ट्रेच्ड है और फिर छोड़े तो फिर वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और फिर फर्दर कंप्रेस्ड होगा तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो दोनों मिलके प्लस माइनस विल बी 0। तो अगर स्ट्रेच्ड है और यहाँ से कंप्रेस्ड है तो इस 0। तो ये बात समझ में आया बच्चों? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने स्प्रिंग से रिलेटेड कितना भी कंप्रेस है, स्ट्रेच है, क्या होगा आपके दिमाग से सारा वो चीज़ भर दिया हूँ कि गलती होने का चांसेस कम होगा। मतलब एक एंटीवायरस आपके दिमाग में भेज दिया हूँ कि भाई जब भी ये इस तरह का आएगा तो जो वायरस एग्जाम में आता है कि ये कैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ऐसा ही आप सोच पाएंगे अगर इसको एक बार और आप अपना कॉपी पर टेबल फॉर्म में इसको लिख लेंगे तो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको तो ज़रूर आप खाली टाइम में ज़रूर बनाइए फिगर को कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, कंप्रेस्ड है और जब स्ट्रेच्ड है तो क्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको बना लीजिए। बना लीजिए का मतलब कि मैं स्क्रीन जब छोड़ देता हूं तो उसको पॉज करने में आपको आसानी होगा। मैं एकदम से कहूँगा कि आप करो तो फिर आपका जो पॉज है या उसमें गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ी देर तक वो चलते रहेगा, इसीलिए हट जाता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो काम हो गया। अब आ जाइए कि जो हमने वर्क डन किया उसके चलते अगर आप देखेंगे जो हमने वर्क डन किया उसके चलते अब पोटेंशियल एनर्जी में कितना स्टोर होगा, आइए उसको समझ लेते हैं। तो हमने एक चीज़ सीखा था ना कि इसका पोटेंशियल, जो भी हम वर्क डन करते हैं इसमें खास करके अगेंस्ट द फोर्स, और वो किस में स्टोर होता है? इस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या था बच्चों? ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कवर किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस वर्क डन। तो इस स्प्रिंग वाले के लिए क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इक्वल टू प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो कहेंगे कि ये जो एनर्जी स्टोर हुआ अगेंस्ट द फोर्स हुआ,
तो जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ अगेंस्ट, वो कितना खूबसूरती से इस निगेटिव को खा गया। कहें कि वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, और आप सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग अगेंस्ट द फोर्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जो अगेंस्ट बोल रहे हैं उस माइनस को ये हटा दिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा ही होगा। अभी मैं उन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको डिटेल में उसको करूँगा, ये नहीं कि मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको बताऊँगा। पहले आपका अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल एनर्जी पर इतना सारा कर दूँ कि जब उसको जब बताएं कि माइनस प्लस हो रहा है तो आसानी से आप उसको च्युइंग कर सकें, मतलब उसको डाइजेस्ट कर पाए। च्युइंग करेंगे तभी तो डाइजेस्ट होगा। खाना जैसे कैसे है, आप एकदम से निगलने की कोशिश करिए, मुश्किल होता है, च्युइंग करके करिए, आपका सेहत भी ठीक रहता है और आसानी से उसको डाइजेस्ट भी करते हैं। तो वैसे ही फिजिक्स के लिए है कि जितना उसको तोड़ेंगे, जितना कॉन्सेप्ट को मरोड़ेंगे, उससे बार बार टकराएंगे। ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो वही च्युइंगिंग काम कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। अच्छा, एक चीज़ अगर आप इसमें नोटिस करेंगे कि वेन एवर यू इसका एक्स, मतलब कि अगर अभी जो हमें पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन मिला फॉर द स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर, तो अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, चुपचाप ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, शून्य, कोई स्ट्रेच ही नहीं है। मैक्सिमम कब होगा, जब वो स्ट्रेच हो रहा होगा पूरा। जितना मैक्सिमम स्ट्रेच होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपने उसको हल्का सा स्ट्रेच करके, या जितना आपने स्ट्रेच किया मैक्सिमम, और उसको फिर छोड़ दिया, तो बार बार वो ऐसा होगा। मतलब मैं कैसा बोल रहा हूँ, ऑसिलेशन की तरफ वो चल जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो उधर नहीं जाना है, जब उधर जाएंगे तो उधर डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी क्या होगा कि उसका कुछ कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हम आसानी से क्वेश्चन को डिकोड कर पाएँ, उसके लिए बता रहे हैं। तो जैसे मान लो कि अगर आपका ये ऐसा स्प्रिंग है और बच्चे इसको अगर आप कुछ फोर्स से आपने खींचा, एक्स डिस्टेंस से खींचा, तो जब आपने खींचा फिर छोड़ा तो फिर क्या होगा, फिर वापस आएगा, फिर कंप्रेस करेगा, और स्मूथ है, ये कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू का वैल्यू 0 है। तो क्या होगा, ये ऐसा कुछ होगा, इमेजिन किया कि यहाँ से अगर छोड़ेंगे तो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन से वापस कंप्रेस्ड एंड अगेन इक्विलिब्रियम एंड देन आगे स्ट्रेच्ड। तो जितना आप खींचते हैं वो उस समय मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर या नेचुरल लेंथ पर जब इसका है, तो 1/2 के इंटू 0 स्क्वायर, तो कितना हो गया, 0। तो इस केस में आपका 0 पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इस केस में मैक्सिमम होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब कि एक्स का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज जितना करेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज डिक्रीज करेगा। इसके कहने बताने का यही मतलब था। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अपने जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और उससे जब भी अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ जाएगा, एक्स का वैल्यू, मतलब कि मान लो कि x इक्वल टू 0 आप ऐसा ले लीजिए, और इसको x तो बोल ही रहे हैं, और इधर नीचे की तरफ जाएंगे तो -x। एक कन्वेंशन है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को कैसे बोलते थे वहाँ पर कि इसका रेफरेंस पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए 0 होता था, तो वैसे इसका मान लिया कि यहाँ पर 0 हो रहा है, तो उस केस के लिए। तो अब इसमें आप देखेंगे कि अच्छा, और ऐसे इमेजिन करिए कि जब आपने इसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो फिर वो मूवमेंट उसमें है, मूवमेंट है, तो उसके बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप उसको छोड़ रहे थे एट अ मोमेंट, जब रिलीज कर रहे थे किसको, ब्लॉक को, व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड या कंप्रेस कर रहे थे, तो उन दोनों केस में छोड़ने से पहले वाले में स्पीड, इसका वेलोसिटी तो 0 होगा ना। जैसे मैंने इसको पकड़ के ऐसे खींचा, तो जब मेरे हाथ में है, जब छोड़ा नहीं है, एट जस्ट ठीक पहले छोड़ने से वेलोसिटी 0 होगा या स्पीड 0 होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। और जब छोड़ने के बाद एकदम से स्पीड इंक्रीज करेगा, और मैक्सिमम कहाँ पर होगा, इसके मीन पोजीशन पर, और जाते जाते जब कंप्रेस होगा तो फिर मैक्सिमम कंप्रेस जब होगा तो मोमेंटरली ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा। तो जब अभी था 0, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 और फाइनल भी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो रहा है। और काइनेटिक एनर्जी अपने जहाँ पर मीन या मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मोशन, वहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ से और मीन पोजीशन पर उसका मैक्सिमम हो रहा है। तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या, अगर एक ग्राफिकली इसको हम दिखा पाएँ इस तरह का, तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपने एक देखा कि हाफ के एक्स स्क्वायर है, मतलब कि एनर्जी वाइज अगर नहीं, एनर्जी तो ऊपर की तरफ बना देते हैं, और यहाँ पर
अच्छा, इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से ही बना देता हूँ। ऐसा, तो ये आपको बताते हुए दिखाता हूँ। जैसे कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर आप देखेंगे तो कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, यही होता है ना बच्चों। जितना आप स्ट्रेच करेंगे इसको हम एक्स दे देते हैं और इसको एनर्जी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अपने मीन पोजीशन से क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, इस तरह का। ये कंटिन्यूअस है, मतलब कि ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक है। जो मैथ में फंक्शन वगैरह आप लोग समझते होंगे कि ये नहीं कि एक्स इसका वैल्यू पे ठीक है जीरो है, लेकिन वो मिला हुआ है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी का है और काइनेटिक एनर्जी का कुछ है ऐसा कि जब वहाँ पर मीन पोजीशन पर है तो उस समय उसका वैल्यू मैक्स है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का है। और इसका जो सम टोटल होता है किसी पॉइंट पर होगा कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो आपका जीरो होगा। वो बेसिकली वो लाइन वहाँ से नहीं जाना चाहिए था, लाइन यहाँ से, क्योंकि उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो ये आप टोटल एनर्जी कह सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये वाला पोजीशन देख रहे हैं, ये तब कब होगा जब पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में इक्वल होगा। तो ऐसा हम एसएचएम में करेंगे, क्योंकि उसका पार्ट नहीं है कि अपने मीन पोजीशन से कितना दूर होगा तो क्या होगा क्या होगा। यहाँ भी पूछा जा सकता है, लेकिन एनर्जी के टर्म में तो कुछ चीज़ें बाद के लिए भी छोड़ दिया जाए कि वहाँ पर कुछ करने को रहे, ठीक है। तो अभी आपने एक चीज़ अच्छे से समझा कि अगर कोई भी स्प्रिंग है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आ जाइए, अब हम लोग तैयार हैं अपने क्वेश्चन को एनकाउंटर करने के लिए। कॉन्सेप्ट हमारे पास सारा आ चुका है। ये सब तो क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, ठीक है। आ जाइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि a brick is placed on the vertical compressed massless spring of force constant 350 Newton per meter attached to the ground. When the spring is released, the brick is propelled upward. If the brick is 1.8 kg and will reach the maximum height of 3.6 meter above the initial position, इस पे जोड़ दीजिएगा, above the initial position on the compressed spring, what distance must be spring be compressed initially? देखिए, ऐसा एक है कोई ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है जिसका मास कितना है बच्चों, 1.8 kg, या उसी पे लिख देता हूँ 1.8 kg, ऐसा है। तो जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे अचानक से वो यहाँ से जा रहा है, मान लीजिए कि इनिशियल मीन पोजीशन यहाँ से, और यहाँ से कितना जा रहा है, इज 3.6 मीटर एबव द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये एबव द इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ से जब ब्लॉक जाएगा, मतलब इसमें एबव द इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग के बारे में बोला होगा, इनिशियल पोजीशन ऑन द कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से जब वो मूव कर रहा होगा तो ब्लॉक फिर और नीचे और पास में होगा इसके लिए, तो 3.6 मीटर है। तो जब ये रिलीज हुआ होगा तो कुछ तो इसका रिलीज कंप्रेस हुआ होगा, तो एक्स पार्ट उसका इसके अंदर कंप्रेस्ड होगा ना। ब्लॉक एक्चुअल मूवमेंट कर रहा है, ब्लॉक एक्चुअल मूवमेंट कर रहा है 3.6, मैंने यहाँ तक तो दिखा तो दिया है, लेकिन वो नहीं, वो या ब्लॉक एकदम करीब होगा। उसे कहने का इनिशियल पोजीशन से मतलब यही है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ब्लॉक विल गेन हाउ मच एनर्जी इज mgh। तो यहाँ से तो लिख सकते हैं कि ब्लॉक गेन कर रहा है mgh, और एनर्जी कौन दे रहा है, जो कंप्रेस था स्प्रिंग ना, वो इसको एनर्जी दे रहा है इस बार। तो यहाँ से हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें जनरली गलती क्या होता है कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा सोच लेते हैं कि इसमें h प्लस एक्स कर लेते हैं, क्योंकि मानते हैं कि h जो 3.6 मीटर है उतना तो गया ही होगा और स्प्रिंग भी गया होगा, लेकिन क्वेश्चन में वो मेंशन किया कि इट्स इनिशियल पोजीशन से जा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस एक्स नहीं करेंगे, वो पूरा डिस्टेंस उसका दे रखा है। ब्लॉक कितना प्रोपेल्ड कर रहा है, 3.6 मीटर। तो ये याद रखिएगा समझते हुए इस क्वेश्चन का वर्ड से। तो ठीक है, अब हम अपने काम पे लग जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2mgh अपॉन के।
और k का वैल्यू कुछ गिवन है 350, तो 9.8 लीजिएगा कि इसको आसानी से कट करने में आसानी होगा कि 2 और मास कितना है बच्चों 1.8 kg और g का वैल्यू 9.8 और हाइट कितना है 3.6 और k का वैल्यू है हमारा 350। ठीक है, तो 14 से 1 कितना होता है 98 और ये 50 तो होता ही है, तो और कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो अब इतना होगा, अब कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 18 इंटू 36 है तो 3.6, तो 1.8 को 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1.8 इंटू 1.8 3.24 हो जाएगा, 3.24 इंटू 2 करेंगे तो 6.48 करेंगे तो 12.96, तो मतलब कुछ ऐसा आ गया 12.96 इंटू 1.4 अपॉन 50। अब इसको या तो डबल करके 100 कर लो तो आसानी होगा। ठीक है, अब इतना तो आप मेहनत कर ही सकते हो, तो उसमें x जितना होगा इतना मीटर होगा, तो ज़्यादा नहीं होगा, आपको ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा 15.96 है तो इसको डबल करेंगे तो 25.92 आ जाएगा ये चीज़, और 2 से इधर करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो कुछ 2 पॉइंट समथिंग मतलब 3-4 के आसपास ही मीटर में जाएगा, इतना नहीं। तो इसको आप उसको आप समझिएगा। अच्छा, जी का वैल्यू 10 भी लेने के लिए बोला था, तो ठीक है, तो 9.8 तो जी का वैल्यू 10 लेंगे, तो ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट करिएगा, कॉन्सेप्ट तो आपका इतना ही है, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू mgh, बाकी का कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसका नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आप चाहो तो एक्स स्क्वायर था तो ऐसा भी इसके साथ कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं, इसको भी करेंगे, ध्यान में लेंगे, तो एक्स स्क्वायर अब हटा देते हैं। एक्स फिर से लिख दिया, एक्स का वैल्यू इतना होगा, अब कुछ आपका मिल जाएगा वैल्यू जितना आना होगा, तो वो रेंज मतलब उधर ही होगा, 1 मीटर के अंदर ही आएगा। ऐसे मैं कैलकुलेट किया तो मेंटली वो 3 के आसपास कुछ था, तो ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि 2 स्प्रिंग हैव अ फोर्स कांस्टेंट K एंड K1 एंड K2, यहाँ पे दे रखा है, एंड K1 इज ग्रेटर देन K2, ऐसा। ऑन विच स्प्रिंग इज अ मोर वर्क डन इफ दे आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स। ठीक है, आ जाइए समझते हैं। इसमें कह रहा है कि सेम फोर्स F से इसको किया और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, तो F इक्वल टू कितना हो गया माइनस K1 इंटू x1, क्योंकि K1 अलग है F अलग है तो कुछ x1 होगा, और ऐसे ही यहाँ से F है, इसका है K2, तो यहाँ से K का वैल्यू कितना हो जाएगा, F का वैल्यू माइनस K2 इंटू x2, इस तरह का। तो कह रहा है कि वर्क डन दोनों में कितना होगा, तो ठीक है, तो इसके चलते हम W1 बोल सकते हैं क्या, W1 इक्वल टू माइनस 1/2 K1 इंटू x1 स्क्वायर, और यहाँ से इसको क्या बोल सकते हैं W2 इक्वल टू माइनस हाफ K2 इंटू x2 स्क्वायर, ऐसा। तो अब इन दोनों का रेशियो जरा लें तो कौन ज़्यादा होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ से F/F अगर करेंगे तो K1 इससे आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को डिवीजन करेंगे तो K1/x1 सॉरी K1x1, क्योंकि फोर्स इक्वल है ना, तो K1x1 अपॉन K2x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 1, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं K1/K2 इक्वल टू x2/x1, ऐसा। K1/K2 इक्वल टू x2/x1, तो ठीक है, तो इसको हम अगर डिवीजन करके सोचें यहाँ से, तो W1/W2 कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ हाफ तो अपने घर भेज दीजिए, तो K1x1 का स्क्वायर प्लस K2x2 का स्क्वायर, तो यहाँ से K1/K2
और x1 बाई x2 की जगह पर अभी अभी निकाले थे, x1 बाई x2 की जगह पे k1 बाई k2 रख लें। x1 बाई x2 की जगह पर x2 बाई x1 की जगह पर क्या था, k1 बाई k2, नहीं तो फिर वो मल्टीप्लाई होगा ना, x2 बाई x1 की जगह पे k1 बाई k2 है, तो यहाँ से x1 बाई x2 है तो रिवर्स हो जाएगा, k2 बाई k1 हो जाएगा ना। ये ध्यान से समझिएगा, x2 बाई x1 का स्क्वायर होगा तो हमें वैल्यू पता है x2 बाई x1 के लिए, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, k1 बाई k2 इंटू k2 स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर। तो k1 अपने घर गया, k2 घर गया, तो यहाँ से कितना आ गया, k2 बाई k1। तो ये तो हमारा मिला W1 बाई W2। तो मामला अभी भी तो शांत नहीं हुआ। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से गिवन था k1 बाई k2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम यहाँ से ऐसा भी तो लिख सकते हैं k1 बाई k2 इज़ ग्रेटर देन 1, ऐसा k1 को इधर भेज दिया, तो k1 बाई k2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो k2 बाई k1 इज़ लेस देन 1। सिंस यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि k1 बाई k2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, तो k2 बाई k1 कितना हो जाएगा बच्चों, इज़ लेस देन 1, ऐसा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, W1 बाई W2 इज़ लेस देन 1, तो W1 इज़ लेस देन W2, ऐसा। तो W1 इज़ द लेस देन W2 होगा। तो इस केस के लिए पूछा था हमसे कि वर्क डन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाले में कम काम करना पड़ेगा, यही आ रहा ना हमारा, W1 इज़ लेस देन W2, तो फर्स्ट वाले में हमें कम काम करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वाले में। अब क्या कर रहा है कि दूसरे में कह रहा है कि दे आर स्ट्रेच बाई द सेम फोर्स, तो उसके लिए था दे आर स्ट्रेच बाई द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट का मतलब x1 x2 सेम है, इस बार कह रहा है कि इट इज स्ट्रेच बाई द सेम अमाउंट। k1 है, तो इस बार अगर वर्क डन अगर सोचा जाए W1, तो 1/2 k1 इंटू एक्स स्क्वायर विथ निगेटिव W2, उसका अगर k2 अगर होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसमें कितना होगा, माइनस 1/2 k2 इंटू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड अगर करेंगे तो W1 बाई W2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 1/2 k1 एक्स स्क्वायर है, W2 माइनस 1/2 k2 एक्स स्क्वायर है, क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला कि स्ट्रेच्ड बाई सेम अमाउंट। सेम अमाउंट का मतलब कितने से खींचा है, तो सेम अमाउंट से दोनों को खींचा है, तो इसीलिए उसका जो पोटेंशियल एनर्जी या जो मतलब कह सकते हैं वर्क डन होगा माइनस k2 1/2 k2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, k1 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से विथ माइनस सम्मान के साथ करते हैं k2 एक्स स्क्वायर माइनस हाफ कैंसिल हुआ, तो W1 बाई W2 कितना हो जाएगा बच्चों, k1 बाई k2। और इनके बारे में क्या ख्याल था, एक k1 k2 के बारे में, इस k1 इज़ ग्रेटर देन k2 या k1 बाई k2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से इस ग्रेटर देन 1, तो W1 इज़ ग्रेटर देन W2। तो इस बार सेकेंड वाले में कम काम करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या था कि फर्स्ट स्प्रिंग में आपको कम काम करना पड़ा था, इस वाले अगर में जाए कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में कि स्ट्रेच बाई द सेम अमाउंट, आपको उसमें दूसरे वाले में ज़्यादा काम करना पड़ा था। तो ये बेसिक क्वेश्चन है समझने के लिए, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए देख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या करा कि द लेंथ ऑफ स्टील वायर इज इंक्रीज बाई 0.5 सेंटीमीटर व्हेन इट इज लोडेड विद द वेट 5 kg, कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से आपका अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए सब क्वेश्चन को रखा हूँ, ये सिंपल है। और यहाँ से अगर स्प्रिंग चुपचाप था, मतलब इस तरह का था बच्चों, जब ये ऐसा था स्प्रिंग, और जब इससे कोई वेट हुक करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, मास m, और उसका 5 kg है,
तो यहाँ से क्या किया होगा, mg डाउनवर्ड, और यहाँ से कुछ एक kx वाला लग रहा होगा ऐसा। तो एक स्ट्रेच होने के बाद चुपचाप ऐसा रह गया होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि mg इक्वल टू kx, कोई एक्सेलरेशन नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इसीलिए mg माइनस kx या kx माइनस mg जीरो। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि kx इक्वल टू mg। ये समझ में आया, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन से भी आपको जो सिखाया था कि इस पर नेट फोर्स क्या, अभी मोशन में है क्या, नहीं, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, शून्य। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, mg माइनस kx या kx माइनस mg इज मास इंटू जीरो। सो दिस थिंग बिकम kx इक्वल टू mg। तो हमसे x का वैल्यू पूछा, फोर्स कांस्टेंट कितना स्ट्रेच हो रहा है, 0.5 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, mg बाई k। तो इसको याद रखिएगा कि इस तरह का मतलब x या k निकालने के काम में आता है। तो खैर, अच्छा, हमसे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा था, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg बाई x। तो इसका मास कितना है, इस 5 kg, तो कितना हो गया 50, और x का वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻², और यहाँ से 0.5 और 10⁻⁻² है, तो 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ऊपर जाकर कितने हो जाएंगे, 10⁻³ हो जाएगा, और 50/5 तो 10⁻⁴ ऐसा न्यूटन पर मीटर ये मिल जाएगा। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द स्ट्रेच थ्रू द डिस्टेंस x इक्वल टू 10 जूल। व्हाट इज द अमाउंट वर्क डन द सेम स्प्रिंग इज स्ट्रेच थ्रू द एडिशनल डिस्टेंस x। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन आपके मेंस के लिए है, या जो बच्चे नीट वगैरह के लिए भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये काम कर जाएगा। कह रहा है कि जब अभी हमने क्या देखा था कि अगर कोई स्प्रिंग है और उसमें अगर x स्ट्रेच अगर करते हैं, मास उसका m है, तो इसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है, इज हाफ kx², ऐसा। तो उसमें क्या कर रहा है कि 10 जूल उसमें एनर्जी स्टोर है, इज इक्वल टू हाफ kx²। अब इसी स्प्रिंग को वो क्या कह रहा है कि अगर 2x खींच दे, x के बजाय 2x खींच दे, तब पूछ रहा है बताओ कि कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो हम कहेंगे कि ओके, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फार्मूला लगा देते हैं 1/2 k, और इसका स्ट्रेच अब कितना हो रहा है 2x, तो कितना हो जाएगा यहाँ बच्चों 2x का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 k, और यहाँ से x² और इंटू 4। तो इसका रेडीमेड वैल्यू तो ये बता रहा है ना, चिक चिक कर के ले लो, हाफ kx² इज हाउ मच, 10 जूल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 40 जूल लगाना होगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि डबल है तो उसका एनर्जी भी डबल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि x² पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x² के लिए है। सो दैट इज़ वाई उसके स्क्वायर से फोल्ड होगा। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट द स्प्रिंग सोन इन अ फिगर, इट हैज़ द फोर्स कांस्टेंट 24 न्यूटन मीटर। इसमें इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 24 न्यूटन मीटर है पर मीटर। Attached to the spring is 4 kg. Initially the block is at rest, spring is unstretched, the horizontal surface is frictionless. If a constant horizontal force of 10 Newton is applied on the block, then what is the speed of the block when it has the moved through the distance of 0.5 meter? देखिए बच्चों, इसी की मैं बात कर रहा था कि जैसे मान लीजिए कि आपने 0.5 मीटर पर है, हो सकता है कि इसने ज़्यादा खींच के छोड़ दिया होगा, तो ये इस तरह से ऑसिलेट हो रहा होगा। तो जब इस पोजीशन पे आएगा तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, जब जैसे ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ रहा होगा तो उसका कम होते जा रहा होगा, या ज़्यादा होते जा रहा होगा, या पीछे की तरफ आ रहा होगा तो ज़्यादा होते जा रहा होगा। मतलब कि वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, इज फिक्स। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जा रहा होगा तो जीरो होगा, मीन्स जब खींचा ज़्यादा होगा, स्ट्रेच्ड वाले पोजीशन पर होगा, तब वो उसका वैल्यू होगा। जब वो कंप्रेस्ड हो रहा होगा तब उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा होगा। तो दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा होगा, शून्य। तो एक तो ये बात है। तो अब आइए हम इसको अगर निकालें या अपना वर्क एनर्जी थ्योरम को भी याद कर लें तो भी काम आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके चलते वर्क डन कितना होगा। पहले वर्क डन जो हो रहा होगा 10 न्यूटन से काम कर रहा है,
इंटू कितना स्ट्रेच किया 0.5 मीटर, 0.5 मीटर शायद बोला होता, इस 10 मीटर एंड द हॉरिजेंटल सरफेस यस 0.5 मीटर। तो देखो ये जब 0.5 मीटर पे थे 5 जूल तो इसने वर्क किया, तो 5 जूल जब वर्क किया तो कुछ तो स्ट्रेच हुआ। तो जो मैं बार बार बोलता था ना, देखो इसके लिए एकदम आइडियल फिक्स है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया था कि जब इसको अगर हमने स्ट्रेच किया था कितने से, इस 10 न्यूटन से, तो इसको हमने वर्क किया 5 जूल। तो जो हम वर्क करते थे दो तरह से एनर्जी वो डिसिपेट करता है, या तो मोशन में या आपको अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके, यहाँ दोनों हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो मोशन में भी आ गया होगा। अगर आप इमेजिन करिए कि अगर हम इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो पार्टिकल धीरे 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 क्या होगा, मोशन में आ रहा होगा, और कुछ खींच भी रहा है, तो खींच रहा है तो उसके चलते अपना कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, तो उसके चलते वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा होगा। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ऐसा। तो अब इसको लगाया जाए यहाँ पर, वर्क डन 10 न्यूटन इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ mv², ऐसा। तो 2 से 2 यहाँ निकल कर इसको 2 कर देंगे तो 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, और यहाँ से 10 हो गया। और हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है 24 न्यूटन पर मीटर ना, टॉर्क हो जाएगा। तो 24 एक्स का वैल्यू 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 तो हट गया है, मास उसका कितना था 4 kg, और वेलोसिटी चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ से कितना हो गया, वही मैं सोचा कि निगेटिव कैसे आने लगेगा। 10 न्यूटन है तो ये 24 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया, इज़ 0.25, तो 0.25 का मतलब 1/4 प्लस 4v²। तो यहाँ से कितना हो गया 6, तो इधर आके 6 माइनस 10 हुआ तो 4 इक्वल टू 4v²। तो v का वैल्यू कितना आ गया 1, v² इज़ 1, तो v का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आया क्या। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। तो ये आपका बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन था, तो दैट इज़ वाई आई चूज दैट वन। तो इसमें क्या है कि हम जो वर्क कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी काफ़ी मिलेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाइए। तो इसमें क्या था कि जो हम वर्क डन कर रहे थे वो सब क्या हो रहा था, किस में स्टोर हो रहा था, उसके काइनेटिक और पोटेंशियल में। ठीक है, एक चीज़ के लिए आप आर्ग्यू कर सकते हैं यहाँ पर हमसे कि भाई अभी तो आपने बताया था उधर कि हम अगर वर्क उस पर करते हैं और स्ट्रेच करते हैं तो -12 के x² होता है, यस यही बताया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप कहें कि पॉजिटिव के क्यों ले रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट के चलते था, -12 के x² जो आ रहा था स्प्रिंग फोर्स के चलते आ रहा था, कि उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज़ वाई वो लिए हैं। तभी तो खींचा, जो उसमें जो वर्क कर रहे थे तो हाफ के x² उसके पोटेंशियल एनर्जी में चला गया, और कुछ उसके चलते मूवमेंट हो रहा था हाफ mv²। तो वर्ड का भी ध्यान रखना हमें जरूरी है कि वो पूछता है कि स्प्रिंग के चलते कितना हुआ या इस फोर्स के चलते कितना हुआ, अकॉर्डिंगली हम उसका आंसर देंगे, निगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपको समझने के लिए। ये क्या करे कि बॉल ऑफ मास m इज द ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h ऑन अ प्लेटफॉर्म फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग एज शोन इन अ फिगर। ये फिगर है हमारा। तो कह रहा है कि द प्लेटफॉर्म डिप्रेस्ड बाई x डिस्टेंस, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट k। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अभी जो मास m है ये कितना नीचे आ रहा है टोटल h + x, जैसा फिगर में आपको डिपिक्ट कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना इसका डिक्रीज होगा, किसका, बॉल का, इस mg नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो h + x इतना वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ ऑफ द बॉल का, वो कौन गेन करेगा, कंप्रेस हो रहा है, तो वर्क डन निगेटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ के x², ऐसा।
वो अगर नहीं है सही, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये तो बहुत सिंपल निकला, के का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी एच प्लस एक्स अपॉन 2 को और इधर भेज दीजिए और यहाँ से एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का। तो इसमें बेसिकली आपको समझना यही था कि जब वहाँ से इसको नीचे की तरफ आ रहा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही चल रहा है कि जब वो ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी बोलिए शून्य था, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, मतलब ये कैसे हो रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के भी आपको बता दे रहा हूँ, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यही ना। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, शून्य, ड्रॉप कर रहा है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी सॉरी इनिशियल है, लिखना चाहिए था, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, एम जी, कितने दूरी पर है वहाँ से, एच, ठीक है। तो डिक्रीज होने के बाद उसका फिर, क्योंकि फाइनली इसको इसी पे रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, तो एच प्लस एक्स से कह लेते हैं, मतलब मान लीजिए जो कंप्रेस्ड हुआ होगा ना ये, इसी को रेफरेंस लाइन, पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं। तो टोटल कितना हो गया, एच प्लस एक्स, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, फिर जाके 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी इस बार स्प्रिंग का भी फाइनल वाले में काउंट होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, ऐसा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया होगा आपको। तो के का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गया। अब इसमें क्या होता है, कभी के का वैल्यू दे देगा, अब एक्स का वैल्यू पूछा जाएगा, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि एच प्लस एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर है। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको दूसरी भाषा में आपको क्वाड्रेटिक एक्स सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसी की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन और अच्छा है, ये प्रीवियस ईयर जेई वगैरह में आ चुका है। अरे स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग कहाँ गायब कर दिया, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बच्चों, और दूसरा वाला स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ये क्या कर रहा है कि 2 ब्लॉक ए एंड बी, ये वाला नीचे वाला है, द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग इज massless and pulley is frictionless. Block B slide over the horizontal top surface, stationary block C and the block A slide along the vertical side of C. Both is the same uniform speed. अच्छा, उसमें क्या बोला है कि सेम यूनिफॉर्म स्पीड है, तो सेम यूनिफॉर्म स्पीड से क्या हो गया, इसमें एक्सेलरेशन करेगा नहीं, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो जो फोर्सेस हो रहे होंगे आपस में इक्वल हो रहा होगा। खैर देखते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.2 and the spring constant of the spring is 1960 Newton per meter power minus. If the mass of a block A is 2 kg, calculate the mass of the block B, energy stored in the spring. देखिए अभी क्या होगा कि अगर ऐसा खींचा यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसको अगर खींचने वाला कौन सा होगा, टेंशन, यही होगा, और ये इसमें रफ है सरफेस, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा। इसमें अगर कहें तो इसका ब्लॉक ऑफ मास है, ये तो पता ही करना है, mg कर लेते हैं, और यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ kx ऐसा लग रहा होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सेम T(kx) लग रहा होगा, तो T इक्वल टू mg या T इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है। क्यों 0 है, कि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ना, तो यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, तो T माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, अगर इसका डायनेमिक्स इक्वेशन लिखे भी तो क्या लिख पाएंगे, T माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो है नहीं, m इंटू 0, तो T इक्वल टू f, दैट इज वाई हम इसको लिख पा रहे हैं। तो म्यू इंटू, अच्छा इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप देखेंगे तो नॉर्मल फोर्स ऊपर और mg नीचे, यही होगा, तो म्यू इंटू mg हो गया, तो ठीक है। और उसका मास कितना गिवन है ब्लॉक बी का, अच्छा बी का तो पता करना है हमें ना, ठीक है। तो ब्लॉक ए का मास 2 kg है, तो T इक्वल टू, फिर तो आप यहाँ से ही इसको समझ सकते हैं, T का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, इस 2g भी तो हो रहा है ये वाला ऊपर की तरफ, T टेंशन लग रहा होगा, तो 2 इंटू जी, तो कितना हो गया 20, और 20 इक्वल टू म्यू इंटू mg, तो म्यू का वैल्यू 0.2 है और g का वैल्यू
10 है, तो यहाँ से 0.2 आ गया, तो m का वैल्यू कितना आ गया 20/2 10 kg। ये समझ में आया ना, म्यू का वैल्यू यहाँ पर 0.2 है, g का वैल्यू 10 है। 10 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 2, तो 20/2 इज़ 10 kg, तो मास हमारा 2 kg हो गया। द मास ऑफ द ब्लॉक B इज़ 10 kg। अच्छा, अब देखिए दूसरा, अब हमें जो इसका 10 kg तो पता चल गया कि 10 kg है, तो इसमें कितना स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, तो इस खींचा होगा यहाँ से, ऑब्वियस सी बात है ना कि जब जा रहा होगा इधर से तो स्प्रिंग तो जरूर स्ट्रेच हुआ होगा, तो उसके चलते क्या होगा, इसमें एनर्जी स्टोर होगा, तो हमें वही बताना है। तो क्या इससे बढ़िया क्या मौका मिलेगा, तो इनको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब वो खींचा होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि उसका जो अभी अभी लेकर आए कि 10 इंटू जी, मतलब ऐसा हुआ होगा बच्चों, एम जी ऊपर की तरफ और ये वाला इधर की तरफ के एक्स ऐसा हो रहा होगा, तो 10 जी इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट 960 और जी एक्स का वैल्यू एक्स ले लेते हैं, तो 1960 है, तो कह रहा है कि जी का वैल्यू अब 9.8 पे ही रहिए, तो फ़ायदे में रहेंगे। तो 10 इंटू 9.8 इक्वल टू 1960 इंटू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 98/1960, तो 982 जा तो कितना हो गया इज़ 1/20, 1/20 का मतलब 1/20 का मतलब 0.05 मीटर। तो अब हमें एनर्जी कितना स्टोर हुआ स्प्रिंग में, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ स्प्रिंग के अंदर, तो 1/2 हाफ के एक्स स्क्वायर होगा क्या, तो 1/2 के का वैल्यू हमारा 1960 हो गया, और एक्स का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 0.05, तो 0.05 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻² भी तो लिख सकते हैं ना 0.05 को, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 1960 और 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ऐसा। तो इसको आप चाहो तो ऐसे कर लीजिए, ये डॉट हो जाएंगे क्योंकि 4 जीरो उस पर लगाना है, और यहाँ से आप 2 से इसको कट करेंगे तो 0.098 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और बाकी का वो काम आप कर सकते हैं उसमें 449, ठीक है, तो 0.98, तो अब कोई चारा नहीं है, करना ही पड़ेगा, तो 98 इंटू 25 आप कर सकते हैं, या तो जैसे 100 इंटू 25 कितना होता है 2500, अब उस पर से 50 और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2450। यहाँ से अगर उसको मल्टीप्लाई भी करें 98 इंटू 25 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2450, तो 2450 पे 2 डेसिमल प्लेस पे लगाए तो 2.450 जूल ऐसा आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारा वर्क डन स्प्रिंग में कितना होगा, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चन था, इसीलिए इसको उठा लिया वहाँ से कि आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो अभी बच्चों बेसिक करा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि यही लेवल है इसका होने का, ये सब आपको दिमाग को ट्रेंड किया जा रहा है। जो बच्चे मतलब कि जिनके हाथ तंग है, मतलब कि बिल्कुल जहाँ पर निराश हैं, हताश हैं कि अब कैसे होगा या नहीं होगा, तो उन्हीं लोग के लिए सिखाया जा रहा है। तो ये बेसिक है, और जो मतलब जिनको इजली डाइजेस्ट कर रहे होंगे तो वो सोचे कि लेवल यही है, समझ में आ रहा है, अभी लड़ाई और बाकी है, अभी और मेहनत करना है। ये आपको बेसिक कराकर आपके दिमाग को ट्रेंड किया जा रहा है कि यस इस तरह का तो हमें पता चल गया, अब आगे का क्या, जब जिसमें 2-3-4 कॉन्सेप्ट और मिक्स होंगे तो आगे का और आपको बताएंगे जो इसका मुश्किल वाला लेवल होगा। तो ये बेसिक था, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इसको यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। कर रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg ऑफ इनिशियली एट रेस्ट ड्रॉप फ्रॉम हाइट 1 मीटर टू द वर्टिकल स्प्रिंग हैविंग अ फोर्स कांस्टेंट 490 न्यूटन, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में, जो पिछले क्वेश्चन में था कि इसमें केवल पूछा था स्प्रिंग कांस्टेंट, अब वो अच्छे से पूछ रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट इज 2 kg फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मीटर। तो 2 kg का ब्लॉक है
और हाइट है 1 मीटर का, उससे वहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि u का वैल्यू 0 है। और यहाँ पर ऐसा स्प्रिंग लगा हुआ है, तो इस पर जब गिरेगा ये ब्लॉक, ये 2 kg वाले का, तो थोड़ी देर में और कंप्रेस्ड होगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। तो देखो 1 मीटर के हाइट पर है, जब नीचे की तरफ आएगा तो कितना होगा, 1 तो वो नीचे आया ही आया, साथ ही साथ उसको और कंप्रेस्ड भी किया, मतलब वो 1 मीटर डिस्टेंस वर्टिकल स्प्रिंग हैविंग अ फोर्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर है, वो ये कहना चाह रहा है। और फर्दर वो जब नीचे की तरफ जाएगा तो कितना होगा, x डिस्टेंस और जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल ये 2 kg वाला ब्लॉक कितना ट्रैवल किया, इस आपका 1 + x। तो जो इसका पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो शून्य है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × g × 1 + x। और रेफरेंस लाइन यहीं पर ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इसका 0 होने का, तो ग्राउंड मतलब उसका वही मान लेते हैं। तो 2g + 1 + x = ये पोटेंशियल एनर्जी जितना रिलीज हो रहा होगा, तो किस में फाइनली मोमेंटरीली रेस्ट होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा तो क्या होगा, मोमेंटरी रेस्ट में होगा। तो u = 0 यहाँ पर है, और फाइनल में अगर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ भी 0 होगा। पोटेंशियल ऑफ द ग्रेविटी के चलते तो 0 हो ही चुका, क्योंकि रेफरेंस लाइन वहाँ ले लिया। दूसरा कि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, वो सारा एनर्जी स्टोर हो रहा होगा, तो ½ kx²। तो हमें इसी के लिए सॉल्व करना है। तो g का वैल्यू अगर हम, अच्छा 490 ले रखा है, तो चलो 9.8 लेते हैं। 2 × 9.8 × 1 + x = 1/2 × 490 × x²। तो 9.85 जा, क्योंकि अगर 98 होता तो 50 अभी मैं कर दे रहा हूँ। आप ऐसे सोचिए कि 100 × 5 कितना होता, अगर 100 रहता और 5 करते तो 500 होता। अभी अगर 98 है तो इसमें 5 हुआ, तो लेकिन 9.8 था, 10 गुना और, तो ऐसा हो जाएगा। और ये बोल रहे होंगे कि 2 की मैं भी 25 से जा रहा हूँ, मुझे भी प्लीज़ मुक्ति दे दो। तो चलिए भाई, मुक्ति उसको मिल गया। तो 25x² तो ये हो गया, 9 ये तो गया, तो -2x और -2 = 0। ऐसा होगा क्या, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 + -b² -4ac, तो 4 और b² और -4 का वैल्यू कितना हो, 20 × 5 400 हो गया, और × 2 इस b² -4ac। तो 4a, तो ये तो हो गया 25, और c का वैल्यू 2 है, तो 200 ही हुआ अपॉन यहाँ से 50, 2a है। तो अब 400 और 200 एक जैसा ही है, तो 200 का रूट कितना होगा, 10√2 होगा। तो उसी में डेसिमल थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे। 10√2 का वैल्यू कितना होता है, वहाँ से अगर अब 204 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 200 ले लो और उसका डेसिमल ऐसे बढ़ा देंगे, जैसे ऐसे स्मार्ट तरीका उसका आप समझ सकते हैं। 200 है तो 10√2 यहाँ से कहा जा सकता है ना। √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414, तो कितना हो गया, 14.14 हो गया। अब थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा अभी बढ़ा दो, अगर 24 है तो आप इसको 14.2 ले लो, बहुत है इसके लिए। 14.2 से काम करके सोचिए, तो 14.2 + 2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कुछ 16.2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 14.2 + 2 इस 16.2, 16.2/50 अगर करेंगे तो यहाँ से। तो एक और तरीका आपको बता देता हूँ, 16.2 को डबल करो तो कितना हो गया, 32.4, और डबल के तो इधर 100 हो गया होगा, तो 0.34 मीटर। इसमें आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो ये ट्रिक्स होता है, ये आपको जितना मेहनत करोगे, जितना आप कैलकुलेशन करोगे, आपको तो फिजिकल केमिस्ट्री में और बोरिंग कैलकुलेशन मिलता है, तो उसके लिए भी तैयार होना है। इस तरह के कैलकुलेशन के लिए तो जितना करोगे तो आप भी कि अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको नहीं सिखाया जा सकता है। कैलकुलेशन आपका दिमाग खुद ही रीड करता है। दिमाग आपको रीड करना है तो कॉन्सेप्ट यहाँ से ले, मतलब वो हम लोग का काम है। कोई भी टीचर आपको यही बता सकता है, कॉन्सेप्ट आपको सिखा सकता है, कैलकुलेशन आपको नहीं सिखा सकता है। कैलकुलेशन सिखाने के लिए आपको पेन और कॉपी के पास ही जाना पड़ेगा और वहाँ मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चों अक्सर मैं कहता हूँ कि वेन एवर यू, मतलब इसको गो थ्रू कर लीजिए,
एक एक करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, या एक बार आपने देख लिया वीडियो पूरा, उसके बाद क्या करिए कि जब जैसे ही क्वेश्चन फ्लैश होता है तो आप भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए और फिर आप अपना ट्राई करिए। अब फिर जब नहीं आता है, अगर आ गया तो समझिए कि वो आपका आज का जमा पूंजी होना चाहिए। मतलब कि फिर आपसे वो एग्जाम में भी पूछेगा, कहीं भी कोई पूछे, राह चलते भी पूछ ले, फ्लाइट में भी ट्रैवल कर रहे हैं, मिड एयर में भी कोई पूछ ले, यू विल आंसर इजिली। तो ये काम से आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। जब तक इससे नहीं अपने आप को तपाओगे तब तक आप सोना में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसकी बात मैं कह रहा था कि कैलकुलेशन वगैरह का ऐसा कुछ है हिसाब किताब कि आपको पेन कॉपी के बिना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कर रहा है कि स्प्रिंग गन हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अच्छा, 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो आइए कुछ जो पहले इनको ही आसान भाषा में समझ लें कि न्यूटन पर सेंटीमीटर है तो 80 0.01, क्योंकि तभी तो न्यूटन पर मीटर में आएगा। तो ये कितना हो जाएंगे 8000 न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चों, ऐसा द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड 12 सेंटीमीटर बाई अ बॉल ऑफ 15 ग्राम। हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा है कि गन है ऑलरेडी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पता है, कंप्रेस्ड कितने पर है 12 सेंटीमीटर। अरे वाह, तो इससे तो कुछ आसान आपको मिल नहीं सकता। U इक्वल टू हाफ kx²। एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चों, ये बेसिक है आपके दिमाग को चलाने के लिए। एक बार आप यहाँ से निकल जाइए तो आज अभी जितने भी 5-6 क्वेश्चन है तो सब आपको बेसिक मिलने वाले हैं, क्योंकि ये ना मतलब रह जाए आपको एक आयोटा भी डाउट कि स्प्रिंग में कैसे होगा, या हर तरह का क्वेश्चन बेसिक वाला बता रहे हैं। नेक्स्ट बार में जब मिलूंगा तब मैं और आप इसका लेवल और बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो U इक्वल टू हाफ kx², तो 1/2 k का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000 x²। कितने से कंप्रेस्ड था 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का मतलब 12 का स्क्वायर इज 144 और सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻⁴ और दे दीजिए। ठीक है, तो ये तो 10⁻⁻⁴ जो होगा इसको कह देगा 30, तो ऐसे गया 0.8 और दे के जा रहा होगा। और आप चाहो तो उसको 72 से कर दीजिए, तो 0.8 इंटू 72 ऐसा। तो 8 2 जा 16 और 8 7 जा 56 ऐसा, हाफ kx²। तो एनर्जी तो इसके पास इतना स्टोर होगा, 8000 है। 0.8 देख रहा हूँ, कुछ एरर तो नहीं है। ठीक है, तो 8 7 जा 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 प्लस, हाँ ये एरर है 55 में 57, 0.576। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 0.576 जूल इसमें स्टोर होगा। एक तो ये हुआ। फिर क्या कह रहा है कि द ट्रिगर इज पुल्ड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी। अरे वाह, तो इसमें हमें क्या लगाने को मौका दे देगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कि ठीक है, इनिशियली जब उसको आप ट्रिगर में इसको दबा रखा होगा कैसे ही, तो जैसे ही इसको मतलब इस तरह का वो सब बचपन में खेला हुआ होगा या अभी भी आपका बचपन ही चल रहा होगा, तो छोटा सा ब्लॉक कुछ ले लीजिए, कुछ पेंसिल पेन ऐसा, और दूसरा टिप टॉप वाला लेकर आइए और उसको सामने दबा कर ऐसे ही करेंगे तो पट से मारेगा उसको और वहाँ से उसका वेलोसिटी निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपसे कि आप उसको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। तो जब वो कंप्रेस्ड होगा स्प्रिंग ऐसा अगर ये कंप्रेस्ड होगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा हाफ kx², और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 0 इनिशियली। फाइनली वो पूरा के पूरा अगर वो छोड़ दे रहा होगा तो सारा एनर्जी गया, जब अपने मेन पोजीशन पे आ रहा होगा तो इसका k × 0 तभी तो अलग हो गया होगा ना। अच्छा, ये अलग होने वाली कहानी अभी सेंटर ऑफ मास में सीखेंगे ये सब, कि जैसे मान लीजिए कि अगर है, अगर जैसे ही छोड़े तो कब जाके धीरे धीरे तो साथ में जाएगा, जैसे ही अपने एक सर्टेन लिमिट के बाद वो छोड़ेगा। तो ये सब बातें उधर और हम लोग समझेंगे। तो खैर यहाँ पर 0 पोटेंशियल एनर्जी हो गया और सारा का सारा किस में कन्वर्ट कर दिया होगा हाफ mv²। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है v, तो 0 0 तो इधर है, तो ये 0 को 0 कट नहीं भी करते तब भी चलता।
तो v का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, के एक्स स्क्वायर ओवर m। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ k इंटू के बाई एम इंटू एक्स। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना निकाला था हमने, 8000। मास कितना था, कुछ ग्राम में था, 15 ग्राम था, ठीक है। तो 15 इंटू 10⁻³ ये तो रूट के अंदर की कहानी है। और कितने से वो छोड़ा था, इज़ 12 सेंटीमीटर। तो 12 इंटू 10⁻²। तो ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये 3 जीरो, ये मुहूर्त इसका है निकलने का कि 10⁻³ और -3 तो ऊपर जाकर +3 होगा, तो 10⁻³ को तो बाहर ही ले लीजिए। और 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2√2। और यहाँ पर 15 है, 16 होता तो कितना मज़ा आता है, 4 लिख लेते, लेकिन नहीं है तो हम भी यार चालाकी करेंगे। 15 का रूट कितना ले सकते हैं, 3.9। तो 3.9 लेकर इसका यहाँ से काम चला लीजिए। इंटू 10⁻³ बाहर आया था और वहाँ से 12 इंटू 10⁻²। ऐसा जब इसको आप रीराइट करके लिखेंगे तो वेलोसिटी आपका कुछ ऐसा ही निकलेगा ना। तो ये तो इसको तो खा गया होगा, ठीक। और अब इसमें देख लीजिए, यहाँ से 120 इसका वैल्यू आने वाला होगा, 10 इंटू 120। अब इनको देखिए, 2√2 है और 3.9 है। तो 2√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 को, तो 2 इंटू 8.2 और 3.9। तो सर्टेनली ये फ्रैक्शन में जा रहा है, तो 120 से इसका कम वैल्यू होगा। तो कुछ आप कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ 86 और 87 के आसपास आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, या हो सकता है कि मेरा भी कैलकुलेशन नहीं हो ठीक, तो आसपास तो उतना आ सकता है। देखो अगर करना ही है तो कैसे आप समझ सकते हैं, 3.9 है तो इसको 4 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से उसका वैल्यू बढ़ा के ले रहे हैं, तो ये वैल्यू थोड़ा सा उसको कम करना पड़ेगा, तो 2.8 कर लीजिएगा। तो 4 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 और 2.82 है तो 30 इंटू 2 करेंगे तो 60 और 0.8 का भी फ्रैक्शन अगर करेंगे तो 24। तो ठीक है, तो 84 और 86 के आसपास, मैंने 86 लिखा है, तो आप करिएगा तो उतना ही मिलेगा। तो ये सब मतलब आपको फिर से मैं कह रहा हूँ वही कैलकुलेशन करते करते आएगा कि अंदाज़ा लगाना, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका वो सेकेंड पार्ट था क्या, उसका सेकेंड पार्ट था। ये तो फर्स्ट पार्ट था कि सिंपल उससे पूछा था कि इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। दूसरा ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अ सॉलिड ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक एंड आइडियल वेटलेस स्प्रिंग एंड प्रोड्यूस द कंप्रेशन ऑफ 25 सेंटीमीटर इन इट, कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस तरह का है बच्चों, इस तरह का है, और यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड का सॉलिड मास 2 kg 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे आ रहा है। तो जैसे ही इसको मारेगा टक से अंदर रह जाएगा तो कंप्रेस होगा, तो कंप्रेस होगा तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, और कंप्रेस भी बता रखा है कि कंप्रेस हो 25 सेंटीमीटर, तो 0.2 मीटर भी आप बोल सकते हैं ऐसा। .25 मीटर ऐसा। तो देखिए यहाँ पर अगर वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए अगर हम जाएं तो वो भी एक आइडियल कंडीशन है, हाफ mv² इनिशियली, कुछ यहाँ पर सब तो रेस्ट में है, तो कितना हो जाएगा, हाफ mv² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ना, एक कंप्रेस्ड है और ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GTE कर देते हैं 0। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ना चांस है ना स्प्रिंग के लिए कोई चांस है, तो दोनों की दोनों 0 हो गए।
जब इसको टक से इसको करेगा तो ऑल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू देयर पोटेंशियल एनर्जी। यही होगा ना कि यहाँ से गया और धीरे 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 इसको मोमेंटरली रेस्ट में आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इसका? शून्य। हाँ, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे वो दबेगा पोटेंशियल एनर्जी विल क्या होगा? 1/2 kx²। और पोटेंशियल तो तब भी जीरो था और अब भी जीरो है। तो ये बातें समझ में आया? ये 2 जीरो का मतलब इसके लिए है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जीरो है कुछ तो सिखा के, जीरो भी तो सिखा के जा रहा है कि अगर नहीं है तो हम उसको भी अकाउंट में ले रहे हैं। हम याद रखने जैसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग उसका हम उसमें कंसीडर करें कि एनर्जी वाइज होगा तो ये अच्छा, ये वाला एनर्जी क्या होगा, ये एनर्जी क्या होगा, ये एनर्जी क्या होगा, इनिशियल और बिफोर। तो इससे हम प्रॉब्लम में अंदर तक जा रहे हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए 0 लिखा हुआ है। तो खैर फाइनली हमें तो इन्हीं को कैलकुलेट करना है, जीरो तो बस दिखाने के लिए था, इनको हटा के सोचिए तो हाफ हाफ तो ये यहाँ से कैंसिल हो रहे होंगे। तो आपको v का इसका क्या, किसका वैल्यू चाहिए? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो k = कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट ना, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट ही बोलते हैं उसको। तो mv² ओवर हाफ kx²। तो यहाँ से x² का वैल्यू हो गया, तो इसका मास का वैल्यू कितना हो गया? 2 kg। वेलोसिटी कितना हो गया? v² इज 100। x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? इज 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर का मतलब 0.25 का स्क्वायर, तो 0.25 भी ऐसा लिखा जा सकता है। तो 0.25 को तो पता ही होगा, 1/4 लिखते हैं, और वो वाला भी 0.25 का 1/4 होगा। तो बेसिकली 1/16 हुआ और 16 गया ऊपर, तो यहाँ से कितना हो गया? 32। ये 1/4 ऊपर गया तो 32, 16, 32, तो 32 × 100, तो 3200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन से क्या है कि उसमें 2 फायदा होता है। एक तो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन होने का एक अपना सेटिस्फैक्शन होता है। जब आपका क्वेश्चन बन जाता है आपसे, तो उसमें क्या होता है कि ठीक है, ये तो मुझे आ गया और क्वेश्चन बन गया, तो ये आपका अपना जमा पूंजी हो गया, या मतलब आपका एक कैपिटल गेन जैसा हो गया कि ये आपका कैपिटल है, कभी भी ये आपको कैश करा के देगा मार्क्स। एक बात, आसान क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन का फ़ायदा तो ये है कि आपको आ गया, जो सभी को आना चाहिए, क्योंकि देखो हर पेपर में क्या होता है कि 10%, आप कोई सा भी पेपर ले लो, CBSE से लेकर नीट, JEE, IIT एडवांस, 10 to 20% वेटेज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम 10 to 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सभी करते हैं। अब वो सभी करते हैं और आपसे ना बने तो कितना बुरा लगेगा। तो भाई जैसे मतलब क्रिकेट मैच की हम बात करते हैं ना, जैसे कि एक ज़माने में बांग्लादेश हुआ कर, अभी है लेकिन अब तो कुछ जीत रहा है, तो जब भी वर्ल्ड कप होता था तो बांग्लादेश को तो सभी हराते थे। अब कोई बांग्लादेश से हार जाए तो उसके लिए अभी उसकी बात हो जाएगा, तो वैसा ही है। तो अब वैसा क्वेश्चन आपको डिफीट कर दे कि जो सब ने, जिसको मसल के रखा हो, सबने कैश करा के नंबर, सबने उससे कैश करा के नंबर लिया है और आप उससे नंबर नहीं ले पा रहे हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है कि बेसिक क्वेश्चन का कि इससे कराने से तो उतना तो होगा ही होगा। दूसरा बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखा कर जाएगा, क्योंकि जब आप बेसिक जो क्वेश्चन आपको आता है तो उसके बारे में हर चीज़ आपको आता है। मतलब कि जब उस क्वेश्चन का आंसर आप कर दिए तो मतलब माना जाता है, या मतलब कि इसमें यह है कि भाई आपको इतना चीज़, मतलब जो भी पूछा गया था इसकी जानकारी आपको है। तो इसीलिए बेसिक क्वेश्चन लेने का फ़ायदा ही है कि आपको जितना कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहे हैं मिनिमम, वो तो आपको आता ही आता है, मतलब उसका समझ आपको आता ही आता है, या समझा कर जाएगा अगर नए हैं तो। ठीक है, अब नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 kg block moving on a frictionless horizontal surface with velocity of 5 meter per second compress an ideal spring and come to rest. If the spring constant of the spring is 100 Newton per meter, then how much is the spring is compressed? तो ठीक है, ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है भी है कि 16 kg का है। तो अब इसको आप लोग क्या करो कि अपना इसको पॉज कर लो। ये सबसे बेस्ट तरीका है समझने का कि बैक टू बैक वैसा ही क्वेश्चन आपको मिल गया। तो एक क्वेश्चन आपने सीखा, इस वाले के लिए राइट डाउन करिए और उसके बाद पॉज कर लीजिए, 10 सेकंड या 20 सेकंड अपना ले लो, रफ में बना लो इसका फिगर। अब पॉज कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए,
देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 16 kg ब्लॉक मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, compressed and ideal spring and comes to rest. If a force constant of spring constant is 100 Newton per meter, then how much spring is compressed? तो उसने पूछा था पिछले बार में स्प्रिंग कांस्टेंट, इस बार पूछ रहा है x। तो सब कुछ वैसा का वैसा ही, फिगर अपने लिए ऐसा कुछ बना लो। और जब आप फिजिक्स के जो क्वेश्चन है, कोशिश करिए कि जहाँ पर जितना फिगर बना सके, जितना फिगर आप ड्रॉ करेंगे दिमाग आपका उतना ही रीड करेगा, तो उससे क्या होगा कि आप उसका अंडरस्टैंडिंग और बनते जाएगा। ऐसा, और ये आ रहा है 16 kg का ब्लॉक, इसको कंप्रेस करेगा। तो ठीक है, मोमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन देख लें। तो अभी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका, 1/2 16 इंटू वी स्क्वायर इज 5 मीटर पर सेकेंड। बाकी सब कुछ 0 0 है, ना इधर कोई हलचल है, इसके लेंथ ऊपर उठ रहा हो। हाँ, ऐसा क्वेश्चन होता बच्चों, इसमें दो का मिक्स करके ऐसा वो कर देता और यहाँ पे स्प्रिंग लगा देता, तब उसका गेन करता। मतलब उसका एक केस बनाया मैंने कि अगर ऐसा होता तो, मतलब कि जहाँ पर हाइट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है। अभी SC वर्मा सर वाले बुक से भी करेंगे सारा क्वेश्चन, तो उसमें आपको बताया ही जाएगा, वहाँ पर आपको भर के सब मिलेगा। खैर, यहाँ से वंस द कंप्लीट कर ले पूरा सिलेबस, मतलब कि पूरा इसका कॉन्सेप्ट। 1/2 16 इंटू 5 स्क्वायर इक्वल टू, दूसरा क्या होगा 1/2 kx स्क्वायर, कि सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में कन्वर्ट होते जाएगा। तो k इंटू एक्स स्क्वायर, k का वैल्यू हमें कितना गिवन है, इज 100 इंटू 100 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा ए इंटू एक्स स्क्वायर है, वो क्रॉस से मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, ये हाफ हाफ तो पहले मुहूर्त में इसको भेज दें। 16 इंटू 5 इंटू 5, तो 16 5 ये कितना होता है, इज 80, और 80 इंटू 5 कितना होता है 400, तो 16 इंटू 25 कितना होता है 400 इक्वल टू इंटू एक्स स्क्वायर। तो 2 0 चले गए, तो x का वैल्यू कितना आ गया, कोई सेंटीमीटर वगैरह में तो है नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, इज 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 मीटर। तो कितनों का आया था आप लोग का आंसर बनाए थे, तो जिन्होंने बनाया होगा तो उनका 2 मीटर आया है, तो आप संतुष्ट हो जाइए कि यस मुझे इसका एक कॉन्सेप्ट तो आ ही गया। और जिनका आ गया है टाइप फटाफट कर दें कि 2 मीटर मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इसमें एक कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑन स्प्रिंग हुज फोर्स कांस्टेंट इज 196 न्यूटन मीटर। व्हाट विल द मैक्सिमम डिस्टेंस x थ्रू द विच द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 40 सेंटीमीटर ऑन द स्प्रिंग हुज द फोर्स कांस्टेंट इज 1960 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर में, तो टॉर्क याद दिला दे रहा है। व्हाट विल द मैक्सिमम डिस्टेंस x थ्रू द विच द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। तो देखो अभी ऐसा क्वेश्चन आपको पहले बताया था, तो ये आपका प्रैक्टिस तरह की तरह भी है, जो DPP लोग बोलते हैं ना, डेली प्रैक्टिस टाइप, तो वैसा है। तो आप इसको चाहे तो पॉज करके फिर से आप इसको क्वेश्चन को लिखिए और पॉज करके उसको आप बता सकते हैं। चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, हाँ यस इज गोइंग ऑन। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये ब्लॉक है 2 kg का और यहाँ पर स्प्रिंग है ऐसा। तो जब ये नीचे की तरफ फॉल डाउन हो रहा है, तो अभी कितना आ रहा है 40 सेंटीमीटर, और कंप्रेस होने के बाद कुछ यहाँ से x डिस्टेंस एयर हो रहा है ऐसे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इस 40 सेंटीमीटर प्लस x। तो ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा और कौन गेन कर रहा होगा, फिर से वही कहानी। तो कितना हो जाएगा इसका ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी, इस 2 kg इंटू जी और h 0.4 प्लस x ऐसा mgh इक्वल टू
यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो जी का वैल्यू 9.8 लेने में ही फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पर 1960 है, तो ले लिया जाए। तो 2 इंटू 9.8 इंटू दूसरा कितना है बच्चों 0.4x, तो इसको लिखे ही रहिए अभी, इक्वल टू सेकेंड थिंग इज 1/2 1960 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 9.8 2 जा ऐसा, ठीक है 9.8 2 जा इज 19.6, तो यहाँ पर 0 20, ठीक है, और यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो गया 10, ठीक, इसको तो हम लोग समझ में आ गया कि 98 इसके 2 से है और वहाँ से उसका 10 हो गया, तो 50 10 हो गया, और 2 इज़ 0.8 इंटू 2x इक्वल टू 10x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर माइनस 2x और 0.8 इक्वल टू 0, तो अगर 10 का मल्टीप्लाई भी कर दे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये करे या छोड़ दिया जाए, चलो आप इसको डायरेक्टली निकाल लीजिए, x इक्वल टू डिस्क्रिमिनेट मेथड से कर लेते हैं कि यहाँ से 2 माइनस बी, तो प्लस 2 हो गया बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 4ac, तो 4 a इंटू सी कितना हो गया 8 और 2 32 प्लस 2 इज़ 34, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अच्छा 8, हाँ तो 432 और यहाँ से 2, तो थोड़ा सा रह गया 36 होता तो आंसर आ जाता बच्चों 34 अपॉन, एक मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने अभी कोई कट किया है वहाँ पर 50 लिख दिया हूँ क्या, 9.8 और 1960 है, तो चेक कर लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन एरर होगा तो वो थोड़ा सा आप अपना करना उसके लिए, क्योंकि फिर से एक बार वही है कि कैलकुलेशन को सिखाया नहीं जाता है शायद। हाँ ये देखो यहाँ पर कुछ मैंने ऐसा किया था कि 9.8 था तो 2 से था वो 9.8 इंटू 50 था क्या, तब तो ठीक है। तो लेकिन उसमें भी ये है कि अगर 9.8 अगर रहता, अगर 10 से गया तो 980 था, अगर इसमें से 100 रहता तो 490, हाँ ठीक है फिर सही लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि आप डेजावू समझते हैं, डेजावू एक फॉरेन एक्सप्रेशन टर्म होता है इंग्लिश का डेजावू में, कि ऐसा पहले भी हो चुका होता है, तो कैलकुलेशन करते समय या पढ़ते समय भी देख सकते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है, तो ऐसा कैलकुलेशन पहले भी था, तो दैट इज़ वाई डेजावू सिचुएशन हो रहा था मेरे लिए कि ऐसा मैंने कुछ पहले तो नहीं कर रखा है या किया हुआ है। तो खैर यहाँ से देखते हैं बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो माइनस बी 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 बी स्क्वायर की जगह पे तो 4 हो गया, अच्छा वो नहीं सही है, फिर तो उसको पूरा मुझे लिखना चाहिए था, बी स्क्वायर इस 4 माइनस प्लस 4ac, तो इसके लिए भी a इंटू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.8 बिकम 8 इंटू 4 इज़ 32, तो अच्छा एक ये क्वेश्चन बोला कि डोंट वरी मैं इसका टेक केयर कर रहा हूँ कैलकुलेशन का, तो 32 प्लस 2 और यहाँ से 2a इक्वल टू 20 ये हो जाएंगे, तो 6 हो गए, तो 2 प्लस माइनस 6 अपॉन 20, अब नेगेटिव तो होने से रहा क्योंकि वो लेंथ है, कंप्रेस कितना करेगा ना, नेगेटिव में तो जाकर कंप्रेस करेगा नहीं, तो नेगेटिव को तो भूल जाइए, तो 2 प्लस 6 इज़ 12, सॉरी 2 प्लस 6 इज़ 8 और 8/20 इज़ योर 0.8/20 इज़ यस 0.4 आ जाएगा, तो 0.4 मीटर, तो कितने से कंप्रेस करेगा 0.4 मीटर से कंप्रेस करेगा, ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए आज के दूसरे क्वेश्चन पे, ये कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h onto the spring whose force constant is k, find the maximum distance x through
find the maximum distance x through the which the spring will be the compressed. A block of mass m initially at rest is dropped from the height h onto the spring whose the force constant इतना. अच्छा, वो कह रहा है कि a block of mass m है initially at rest पे है, drop from the height h onto the spring whose force constant is k. Then the maximum distance x through which the spring will be compressed. मतलब क्या कह रहा है कि h हाइट से उसको ड्रॉप किया, तो उसके चलते जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो उस पर ग्रेविटी, या मतलब ग्रेविटी तो काम कर ही रहा होगा, साथ साथ एक कंप्रेस्ड भी कर रहा होगा, तो वो हमसे पूछा गया है बताने के लिए. ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h ऑन, अच्छा, ऑन टू द स्प्रिंग. वही सोच रहा था कि सेंस क्यों नहीं बना रहा है, ऑन टू द स्प्रिंग. ये वैसा हो गया बच्चों जो अभी तक हम लोग ने ऐसा कर रखा था, ऐसा, और यहाँ से ब्लॉक को आप मास उसका m है और ड्रॉप कर रहे हैं, तो जब यहाँ पर ऐसे गिर रहेगा तो ये कंप्रेस करेगा इसको. तो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस x थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड. तो ठीक है, फिर वही कहानी, इसमें पहले न्यूमेरिकल में दिया हुआ था, अब हमें उसमें दे दिया है. तो टोटल कितना है कंप्रेस करेगा, h प्लस एक्स से करेगा. सॉरी, मतलब जो ब्लॉक है वो कितना नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा, h प्लस एक्स नीचे जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रिलीज करेगा. यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि m टाइम्स ऑफ g इंटू एच प्लस एक्स. ये पोटेंशियल एनर्जी इसके पास था, मतलब इनिशियली अगर वो ड्रॉप कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी शून्य होगा, और पोटेंशियल एनर्जी h प्लस एक्स साइड पर है. और फिर उसके बाद फिर से मान लीजिए कि यहीं पर जब आ रहा होगा तो रेफरेंस लाइन यहीं पर बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी शून्य हो रहा होगा, हम ऐसा ले लेते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और सब कुछ कन्वर्ट होकर किस में जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर में होगा, स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि काइनेटिकली मोमेंटरली इज कम टू द रेस्ट. तो ऐसा मिलेगा क्या. तो आप यहाँ से आपको x निकालना है बच्चों. तो x निकालना है तो फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खुशबू आ रहा होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म है और h का है, तो क्यों ना इसको फटाफट लिख लिया जाए. तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, 2 को इधर भेज ही दो, तो के एक्स स्क्वायर इन लोग को उधर लेके जा रहे हैं, माइनस 2mg x माइनस 2mg h इक्वल टू 0. ऐसा मिला क्या बच्चों ये. तो x का वैल्यू क्या होगा, तो फटाफट हम इसमें ऐसा चले जाएं कि 2mg माइनस b, ये तो माइनस उसका उड़ गया, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर, तो इसमें कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर g स्क्वायर, ऐसा, माइनस प्लस 4 2 जा 8 ac, तो 8mg तो है ही है, k ऐसा अपॉन 2k. तो ये बच्चों आपका हुआ. अब इसी को आपको जितना मर्जी सजा कर लिखना हो या अलग अलग टर्म में लिखना हो, बहुत लोग इसको अलग अलग टर्म में लिख देते हैं, मतलब कि 2mg/2k है, तो बेसिकली mg/k हो गया. यहाँ से उसी x को मैं ऐसे लिख लेता हूँ अलग अलग टर्म में, 2mg/2k प्लस माइनस अपॉन 2k, और ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस 8mg के. mg के, ठीक है. उस 2 को अंदर और भेज दीजिए, 2 से 2 तो ये निकल ही गया, तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, mg/k प्लस माइनस 2k हुआ तो 4k स्क्वायर, तो 4 कैंसिल हुआ, m स्क्वायर g स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वहाँ से k स्क्वायर जाएगा इसके लिए, तो 4mg तो बचेगा, और एक k स्क्वायर है ना, तो वहाँ से क्या होगा कि अच्छा उसमें 2k, तो ये 2k के अलावा 4k भी जाएगा, तो फिर 2 ही बचेगा, और वहाँ से k स्क्वायर होगा तो k कैंसिल हो जाएगा. तो ऐसा मिलेगा बच्चों x का वैल्यू. तो देखने के लिए है, तो आपको भी ऐसा मिल सकता है. क्या होगा कि क्वेश्चन तो आसान होगा, मतलब कि इसका जो वर्किंग ऐसा दे दिया ना, तो आपको डराने के लिए काफ़ी होगा. मतलब सोचिए कि ऐसा 4 ऑप्शन मिले और प्लस माइनस के साथ कुछ मिंगलिंग हो,
और एक जैसे आपको लगे ऑप्शन सिमेट्री जैसा लगे, तो उस समय तो आपको हाथ पाँव या मतलब कि आपका फूलने के लिए काफ़ी है, मतलब आपको घबराहट लाने के लिए काफ़ी है। तो आप डरिए नहीं कि अच्छा ये क्वेश्चन, आप इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फिगर आउट करिए। तो आप जैसे ही आप फिगर बनाएंगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया है, या मतलब उसके बारे में सब कुछ आप जानेंगे कि यही तो काम करना है, तो फटाफट आप उसको कर लेंगे। प्रैक्टिस इसी को कहा जाता है। प्रैक्टिस से जो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करो या ऐसा करो वो करो, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ये नहीं कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस के लिए तो क्वांटिटी चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ क्वालिटीफुल भी। मतलब कि आप किसी भी क्वेश्चन को पकड़िए तो उसका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो वो आपको उस प्रोसेस में क्या होगा कि सिखाते हुए जाएगा, तो इसलिए वो ज़रूरी है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, या इसको यहाँ से कर लीजिए। लिखने के लिए बस केवल है कि इक्वेशन के लिए है। ठीक है, अच्छा लिख लिया था आप लोगों ने, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आज के। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू द वर्टिकल स्प्रिंग स्लोली लोअर्ड टू ए इक्विलिब्रियम पोजीशन, so this stretch the spring by a distance d. Object is attached to the vertical spring and slowly lowered to its equilibrium position. Then the stretch by the spring this stretch the spring by a distance d. ठीक है, तो अपने आप तो होगा नहीं बच्चों, कुछ ना कुछ उसमें तो फोर्स किया होगा, नहीं तो उसमें मास हुक किया होगा। मतलब ऐसा जैसे मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग है और इसको हैंग करके ऐसा छोड़ दे, अब कहे कि इसमें स्ट्रेच होगा, तो इम्पॉसिबल है ना, कहे कोई तो फोर्स लगाओ तब तो स्ट्रेच होगा। तो इस पोजीशन को आप ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं कि इसमें ऐसे जाकर कुछ हुआ होगा, तो कुछ स्ट्रेच हुआ होगा ये x, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो मास m होगा। तो कह रहा है कि स्ट्रेच के लिए वो शायद वो d बोल रखा है, तो x ना देकर इसको d कह देते हैं, ये d डिस्टेंस ऐसे दे रखा है। तो कह रहा है कि इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज, अच्छा ऑब्जेक्ट बोला तो है, एन ऑब्जेक्ट इज अटैच टू द वर्टिकल स्प्रिंग एंड स्लोली लोअर टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो कह रहा है कि दिस स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग ऑफ द इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज अटैच टू द सेम वर्टिकल स्प्रिंग बट परमिटेड टू द फॉल फ्रीली। अच्छा, यहाँ से कट कर दिया इसको, तो जब कट कर दिया तो क्या होगा, फ्री फॉल में जाएगा। तो कह रहा है कि थ्रू व्हाट द डिस्टेंस डज इट द स्ट्रेच द स्प्रिंग। ठीक है, तो कितना स्प्रिंग वहाँ से स्ट्रेच होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि स्प्रिंग कांस्टेंट के गायब है ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के निकाल लिया जाए। जब भी ये लोअर डाउन होगा बच्चों, तो इस पर क्या लगेगा, mg नीचे की तरफ ऐसा लगेगा और kx ऊपर की तरफ लगेगा, यही ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना kx इक्वल टू mg, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में बोल रखा है, वर्ड में क्या बोला है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब नेट फोर्स जीरो होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कि x इक्वल टू mg। तो k का वैल्यू, अच्छा x का वैल्यू और हमें पता है, मतलब x जो था, अच्छा चलो कि x इक्वल टू mg यहाँ पर ले लेते हैं, kd इक्वल टू mg। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg/d, ऐसा। तो अब क्या होगा कि जैसे ही उसको फ्री फॉल में उसको जब छोड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, तो उस समय कह रहा है कि तब कितना स्ट्रेच करेगा, तो वो हमें देखना है। तो इसमें और फ्री फॉल कर रहा है, तो इसमें ये नहीं बता रहा कि कहाँ तक क्या होगा। तो हम इसमें ऐसा सोच लेते हैं कि k का वैल्यू तो पता ही है, मान लीजिए कि x डिस्टेंस तो चल रहा होगा यहाँ से, तो क्या होगा कि अगर यहाँ से हम कट करते हैं, तो वो मान लीजिए कि x डिस्टेंस नीचे की तरफ जाएगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, इस कन्वर्टेड टू, मतलब कि अगर डाउन होगा, लोअर डाउन होगा ब्लॉक का, मान लीजिए कि x डिस्टेंस नीचे की तरफ जाता है, तो उसमें और खिंचाव आएगा, क्योंकि फ्री फॉल होगा तो स्पीड अप होगा, तो स्पीड जितना जैसे बढ़ेगा तो उसमें स्प्रिंग उतना खींचेगा। तो वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो उसका ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, mgx डिस्टेंस ले लेते हैं, और उतने से वो खींच रहा होगा हाफ के x स्क्वायर, ऐसा हो रहा होगा। तो क्योंकि जितना वो x
लोअर होगा पोटेंशियल एनर्जी, वो सभी का सभी किस में होगा, उसको खींचने में जा रहा होगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वहाँ से आपके पास एम जी एक्स से, तो एक्स का एक वैल्यू मान लीजिए, अच्छा एक्स ही निकालना था, ठीक है, एक्स तो एक चला गया, तो 2mg, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, k इंटू एक्स, ठीक है। तो k का वैल्यू तो हम लाए थे शायद वहाँ से, क्या था, mg/d, k का वैल्यू mg/d, हाँ तो ठीक है, वो कैंसिल ही हो रहा है। मैंने वही सोचा कि फिर वो m²g² होगा तो डायमेंशनली भी इनकरेक्ट होगा, तो mg/d हो गया बच्चों, इंटू एक्स, तो mg अपने घर गए, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, इस 2d, तो जब वो फ्री फॉल में है तो कितना से स्ट्रेच करेगा, 2d से स्ट्रेच करेगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ जाइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, या लास्ट क्वेश्चन में। कह रहा कि massless platform is kept on the light elastic spring when a sand particle of mass 0.1 kg is dropped from the pan from the height 0.24, the particle strike and the pan and the spring compressed by 0.01 मीटर। ठीक है, मतलब ये देखिए कुछ ऐसा करा, massless platform it kept the light elastic spring इस तरह का है, और यहाँ से कोई सैंड पार्टिकल इस पे गिरा, तो जिस पे गिरा तो उसके चलते यहाँ पर कुछ कंप्रेस कितना हुआ है, पेन पार्टिकल ऑफ मास, सैंड पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg का था, और हाइट कितने से छोड़ा था, 0.24 मीटर से, यहाँ से यहाँ तक, तो उसके चलते कंप्रेस कितना हो रहा है, 0.01। ठीक है, तो टोटली अगर देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, पार्टिकल जो सैंड पार्टिकल है उसका पोटेंशियल एनर्जी कितने से लोअर्ड हो रहा है, 0.25 से, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं mgh पोटेंशियल एनर्जी इसने रिलीज किया होगा। अब ड्रॉप किया होगा तो उस समय का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों, एज द मोमेंट व्हेन द मोमेंट इट इज ड्रॉपिंग, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, और जैसे ही यहाँ पर जब उसको पैन को हिट कर रहा होगा तो उस समय हम क्या बोल सकते हैं, हिट किया होगा, और उसके बाद का वहाँ से अगर हम देखें तो फाइनली मोमेंटरीली रेस्ट में हुआ होगा, यहाँ और यहाँ का पोजीशन देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों तरफ 0, तो उसको अकाउंट में नहीं रखते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं, अब पहले लिखते थे, तो आपको भी यही करना है, 2-3-4 क्वेश्चन में लिखिए, फिर आप समझ जाइए कितना है, प्रैक्टिस इसी को कहते हैं। तो mgh, तो काइनेटिक एनर्जी तो अकाउंट से बाहर गया, और सारा का सारा एनर्जी किस में हो, कंप्रेस होने में चला गया होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो k का वैल्यू जो होगा होगा, और कंप्रेस कितना हुआ, 0.01। अच्छा चलो एक बार उस नोटेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, फिर उसके बाद लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर ही होगा, और वो फिर कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट हाइट द शुड बी द पार्टिकल बी ड्रॉप द कॉज द कंप्रेशन 0.04। बेसिकली हमें दो इक्वेशन को कंपेयर कराने के लिए बोल रहा है। चलो इसका आंसर भी है, वो भी देख लेंगे कि सही आ रहा है क्या गलत आ रहा है। तो इन दोनों को अगर पहले वाले केस से कर लेते हैं, तो एम जी इनका टोटल हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, 0.24 और 0.01, तो कितना हो गया, इस 0.25, और यहाँ से 1/2 के, और कंप्रेस कितना किया था, 0.01 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस के लिए क्या होगा कि mg तो इतना है ही है, और कंप्रेस कितना हो रहा है, इस 0.24 के हाइट से, तो 0.04। अच्छा हमें एट व्हाट हाइट करना है कि कंप्रेस निकालना है, तो ठीक है, तो इस h में h मान लेते हैं कि किस हाइट से करना है, और 0.4 है, अपॉन 1/2 के, और 0.04 का स्क्वायर का करना है, तो इक्वेशन नंबर 2। तो इससे बढ़िया बात क्या होगा, इक्वेशन 2 इक्वेशन है, और अननोन भी हमारा h ही है, और दोनों को डिवाइड अगर कर ले ऐसे और ऐसे, तो हमारा बात काम बन जाएगा क्या, mg अपने घर गए, हाफ k2 अपने घर गए, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 0.01 का स्क्वायर 10⁻⁴, मतलब बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है, 1 का स्क्वायर, मतलब वो 0, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना बच्चों, 1 × 10⁻⁴, और इनको क्या लिखा जा सकता है, 16 × 10⁻⁴। थोड़ा सा भी अगर इसमें दिमाग लगाएं कि 4 × 10⁻² है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 16 × 10⁻⁴। तो ये लोग तो हाई बाय करके अपने घर चले गए, तो इनका कितना मिला, 1/16। तो यहाँ पर नेक्स्ट बार में जब लिखेंगे तो 0.25 अपॉन h 0.04 इक्वल टू
कितना हो जाएगा 1/16, तो 1/16 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 16 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 0.25 इस 1/4 होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4, और इसको जब करेंगे तो इक्वल टू h 0.04, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 माइनस 0.04 तो 3.96, तो h इक्वल टू 3.96 मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका आज का हिसाब किताब कि स्प्रिंग को हमने अच्छे से देखा, उसको जितना भी तोड़ मरोड़ कर जितना भी कर सकते थे उसके साथ हम काम, वो सारा चीज़ हमने इधर पर देखा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही स्प्रिंग के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बता दे रहे हैं वर्टिकल सर्कल पढ़ेंगे। वर्टिकल सर्कल में कितना आपको मिनिमम वेलोसिटी दे कि वो लूपिंग द लूप हो, इस तरह के क्वेश्चंस, सेंट्रीपिटल फोर्स का उसमें कॉन्सेप्ट रहेगा, और भी उसमें इरोडोव से क्वेश्चन और कुछ लेकर आया जाएगा और उसमें देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो वर्टिकल सर्कल के बारे में देखेंगे कि वर्टिकल सर्कल में जब वो लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट अगर जा रहा होगा तो उस समय एनर्जी वाइज क्या हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वैरी कर रहा होगा, वगैरह वगैरह बातें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर टाइम।